नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी, आपका अपना बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं मित्रों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन की तरफ से लगातार राजीव क्वेश्चन बैंक की जो टॉप क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे थे। उसी क्रम में जो साइंस क्लास 10th के पोर्शन है उनमें जो चैप्टर नंबर 7वां है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है, जैसा कि आप जानते हैं। उस पर हम आप डिस्कस कर रहे थे। इसमें जो थ्योरी के पोर्शन थे एक शार्ट पीरियड में आपको समझाने का प्रयास किया गया है। आगे अब हम इसके बढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चंस के नेचर को समझने के लिए क्वेश्चन का भी डिस्कस करना होता है। इस वजह से नेक्स्ट जो लेक्चर आगे हम आप बढ़ रहे हैं उसमें हम आप देखेंगे क्वेश्चन जो एमसीक्यू टाइप के हैं, यानी 1 नंबर के प्रश्न या ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं उनके नेचर को समझेंगे कि वो किस तरह के प्रश्न होते हैं और कैसे आ सकते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, आप जीव जनन कैसे करते हैं इस पर डिस्कस कर रहे थे। ये चैप्टर आपके सामने था। इसमें दोस्तों हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप प्रथम बार हैं तो चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जो कुछ भी अपलोड हो वीडियो, जैसे भी वीडियोस आपके सामने हों वो सारी जो है वीडियोस आपको मिलते रहे। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखें और क्वेश्चंस के ऑप्शन को समझें। इस पेज पे हमने देखिएगा आपके लिए जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो आपके सामने है। सिर्फ एक क्वेश्चन आपके सामने रखने का मतलब है कि इसमें आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा देना। देखेंगे 2023 की चर्चा इसमें पहले से ही कर दी गई है। आगामी जो एग्ज़ाम है उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा, तो इसकी तैयारी आप पहले से रखें। देखिए दिया क्या है क्वेश्चन 1 में, कौन से पौधे पुष्प एक लिंगी होते हैं। पौधों के पुष्प के एक लिंगी और द्विलिंगी की बात होती है तो यहां 2 चीजें आती हैं, ध्यान दीजिएगा। एक लिंगी और दूसरा होता है द्विलिंगी। एक लिंगी और द्विलिंगी ये 2 शब्द आपको मिलते हैं। वहीं अगर दोस्तों इंग्लिश में जाएं तो आपको ये टर्म कुछ मिल जाते हैं। देखिएगा एक मिलता है मोनोसियस, एक दोस्तों मिलता है डायोसियस, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। दोस्तों जो यूनिसेक्सुअल है उसका मतलब होता है एक लिंगी, आप जानते हैं। जो बाइसेक्सुअल है उसका मतलब होता है द्विलिंगी, ये भी आप जानते हैं। थोड़ा सा इस टर्म को अच्छे से समझ लें, हिंदी इंग्लिश दोनों के बेसिस पे। यहां देखेंगे दिया गया है मोनोसियस। मोनो यानी क्या होता है मेरे दोस्तों 1, और सियस यानी क्या होता है बॉडी होती, ठीक है। और वहीं डाई यानी क्या होता है, डाई यानी होता है 2, और सियस यानी क्या होता है बॉडी होती। इसमें देखेंगे यूनि का मतलब एक, सेक्सुअल का मतलब सेक्स ऑर्गन। अभी हिंदी में भी हम समझाएंगे, आप परेशान ना होइएगा। बाई यानी 2, सेक्सुअल का मतलब वही सेम, सेक्स ऑर्गन। अब थोड़ी सी बात को समझिएगा। यहां मोनोसियस का मतलब कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा हो
जिसमें बॉडी क्या हो, एक हो, देखिएगा CS यानी बॉडी, मोनो यानी एक। अगर बॉडी एक हो और एक ही बॉडी के रहने से जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वह कंप्लीट हो जाए, यानी मोनोसिस की कंडीशन में बॉडी एक होगी, रिप्रोडक्शन करेंगे ये, और क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने जैसे संतानें उत्पन्न करेंगे। लेकिन ध्यान देना है, अगर बॉडी एक है मेरे बच्चों, इसका मतलब ये है, और रिप्रोडक्शन हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मेल और फीमेल दोनों जो सेक्स आर्गन है, जनन अंग है, वह एक ही शरीर पे पाए जाएंगे, एक ही बॉडी पे पाए जाएंगे। तो इस तरह से अगर मादा और जो नर जनन अंग हैं एक ही शरीर पर पाए जाते हैं, उस कंडीशन को मोनासियस कहते हैं। इस चीज को अपने दिमाग में आप रख लीजिए। और यही चीज होती है क्या, द्विलिंगी, यानी दोनों लिंग का पाया जाना। बात क्लियर? यानी इसको चाहें तो यहां से मैच करा सकते हैं। अब इसमें देखिएगा डाइसियस, डाई का मतलब हमने दोस्तों बता रखा है दो, सीएस का मतलब होता है बॉडी, ठीक है, यानी शरीर या बॉडी क्या हो, दो हो। जनन या रिप्रोडक्टिव जो बिहेवियर है उसको करने के लिए शरीर क्या है, दो हैं, एक मेल है दूसरा फीमेल है। अगर ऐसी कंडीशन मेरे बच्चों पाई जाती है तो यह कंडीशन डायसियस कहलाती है। अगर सबसे अच्छा उदाहरण आपके सामने देखा जाए तो हम ह्यूमन बॉडी जो है वो खुद ही क्या है, डायसियस है। डायसियस का मतलब होता है कि अगर एक जनन अंग एक शरीर पर और ये दूसरा जो जनन अंग है दूसरे शरीर पर पाया जाए। अब बात होती है एक जनन अंग का मतलब मादा एक पर और नर जो है एक पर। तो हमारे यहां देखिएगा मेल फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उनके बेस पे यहां कंसीडर किया गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो गया, डायोसियस की कंडीशन हो गई। तो डायोसियस यानी अब आप समझ सकते हैं एक लिंगी इन्हीं को कहते हैं। अब इनसे मैचिंग देखिएगा, यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है अगर एक सेक्स आर्गन हो शरीर पर, तो एक सेक्स आर्गन यानी एक लिंगी, और द्विसेक्स आर्गन यानी बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी। तो इतना ही उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इसी वजह से हमने जो है इस को अच्छे से क्लियर करने का प्रयास किया है। कोई डाउट होगी दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर क्वेश्चन पूछिएगा। एक चीज और समझ लीजिएगा, एक नाम लिया जाता है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट दोस्तों कहा जाता है। हर्माफ्रोडाइट में भी क्या होती है, मेल और फीमेल दोनों सेक्स आर्गन एक ही बॉडी पे होते हैं। बस एक चीज उसमें अलग होती है, उसको आप अच्छे से दिमाग में सेटअप कर लीजिएगा कि मेच्योरिटी जो होती है स्पर्म और ओवा की, उनमें टाइम गैप होता है। यानी जब मेल मेच्योर होगा मेल गैमीट, तो फीमेल गैमीट नहीं मेच्योर होगा, और जब फीमेल गैमीट मेच्योर होगा तो मेल गैमीट जो है मेच्योर नहीं होगा। इस तरह से आपको देखेंगे मेच्योरिटी के बेस पे अंतर दिखाई देगा। तो उम्मीद है ये चीजें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपके लिए सेलेक्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन सेट से सेलेक्ट करके आपके सामने रखना चाहा वो क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, पत्र कलिकाएं पाई जाती, 2023 में आया है क्वेश्चन। पत्र कलिकाएं, पत्ती के समान जो कलिका है, बड है, वह कहां पाई जाती है, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। पुदीना में, सरसों में, ब्रायोफिलम में या सभी में। तो आप देखेंगे दोस्तों इसमें, अच्छा हाँ, पिछले वाला क्वेश्चन का आंसर आप उम्मीद है समझ गए होंगे, हमने आपको क्लियर नहीं किया था। तो अगर आप देख लीजिए इसमें पूछा क्या है, एक लिंगी पुष्प पूछा है। तो आपको बता दें मेरे बच्चों, जो पपीता है वह एक लिंगी है, जबकि देखिएगा हिबिस्का रोजा साइनेंसिस हुआ, मटर हुआ या सरसों हुआ, ये सभी क्या है, द्विलिंगी है। तो इसको आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। बाकी हम आपसे
चर्चा और भी कर लेंगे अगले सेक्शन में। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों कि पत्रकलिकाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ देखेंगे दोस्तों जो ब्रायोफिल्म का पौधा है इसमें जो कलिकाएं हैं या बड हैं वो कैसी हैं, वही मेरे बच्चों कैसी है, ध्यान दीजिएगा। पत्रकलिकाओं के रूप में अगर देखेंगे बड या कलिकाएं पाई जाती हैं तो किसमें पाई जाती हैं, आपके सामने ब्रायोफिल्म नामक पौधा दिया गया है। ब्रायोफिल्म इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन स्टैंडर्ड बना रखा है। मुकुलन द्वारा जनन पाया जाता है, आगे निम्न में से कौन सा जंतु मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करता है। लैंगिक और अलैंगिक जनन आपने सुना होगा, लैंगिक और अलैंगिक जनन। देखिए दोस्तों, जब हम जनन की बात करते हैं यानी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जनन को हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? एक कहते हैं अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा दोस्तों कहते हैं क्या, लैंगिक जनन। तो लैंगिक और अलैंगिक जनन के बेसिस पे ये दो पोर्शन बन जाता है। अलैंगिक जनन की बात होती है कि जो एक ही ऑर्गेनिज्म है, सिंगल ऑर्गेनिज्म, उनसे इंडिविजुअल पैदा हो सकते हैं या होते हैं, अपने माँ बाप के पेरेंटल के लगभग समान होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि इसमें ना सेक्स ऑर्गन पाया जाता है ना गैमीट बनता है, युग्मक बनता है। ये दोनों चीज़ें हमने जो है यहाँ क्लियरफाई की है कि क्या नहीं बनेगा, जनन अंग नहीं होगा मेरे दोस्तों, और युग्मक भी नहीं बनेगा। इतनी बात क्लियर है। ठीक उसी तरह जब लैंगिक जनन में आएंगे तो जो चीज़ें यहाँ नहीं थी वो दोनों चीज़ें आप पॉइंट पे देखेंगे, पाएंगे, ऐसा दोनों होगा, यानी जनन जो होगा जनन अंग पाए जाएंगे और युग्मक जो होगा वह भी बनेगा। तो इस तरह से लैंगिक अलैंगिक जनन में आप अंतर मेरी समझ से समझ रहे होंगे। आगे देखें यहाँ क्या कह रहा है, मुकुलन द्वारा जनन। मुकुलन का होता है क्या, बॉडी का जो हिस्सा होता है ऐसे समझिए मेरे बच्चों, मान लीजिए हाइड्रा के स्टडी आप कर रहे हैं, मान लीजिए एक रफ आइडिया है डायग्राम का, आपने हाइड्रा बना दिया। इसमें होता क्या है कि आउट ग्रोथ की तरह एक छोटा सा ग्रोथ बन जाएगा, इसी को बड या मुकुल कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जब मूवमेंट होगा पानी में तो हाइड्रा के मूवमेंट से आप देखेंगे यही जो बड है वो अलग हो जाएगा और अलग होकर के क्या करेगा, एक नए जीव का निर्माण करेगा। क्योंकि इसमें किसी अलग और जीव की जरूरत नहीं बनी, ना सेक्स ऑर्गन की जरूरत पड़ी, ना कोई युग्मक या अंग बना इस तरह से। तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं, इसे बच्चों नाम देते हैं क्या,
इसी को मुकुलन नाम देते हैं। अलैंगिक प्रकार का जनन है। 2017 में और 22 में क्वेश्चंस आ चुका है, घुमा करके स्पिन करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो अगर कहा जाए किस में है, तो हाइड्रा में मेरे बच्चों है, वहीं देखेंगे कॉकरोच में, केचुआ में और कबूतर में ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा ये लोग का क्या है, इनमें अलैंगिक जनन की बात नहीं कही जाती है, लैंगिक जनन है, थोड़ा स्टैंडर्ड इनका बढ़ गया। अगला जो क्वेश्चन हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है मेरे बच्चों, उसे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, इसको ध्यान से देखिए। कहा गया है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा हिस्सा है, 2020, 22 और 23 तीनों में आ चुका है, 24 आप में एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो इसे देखिएगा। कह रहा है मादा जो जनन अंग है उसका कौन सा हिस्सा, इसमें ऑप्शंस में नहीं बनाया गया है। पहले देखिए अंडाशय, ये तो है। गर्भाशय, यह भी है। शुक्रवाहिनी, यही दोस्तों नहीं है, बाकी अंडवाहिनी तो है। शुक्रवाहिनी का मतलब होता है शुक्राणुओं को ले जाने वाली पतली नलिका। और शुक्राणु कहाँ बनते हैं, आप जानते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उनमें शुक्राणु बनते हैं, जिसे आप टेस्टिस कहते हैं। और उन्हीं से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट के लिए जो वाहिनियां हैं, पतली नलिकाएं हैं, उन्हीं को हम नाम देते हैं क्या, शुक्रवाहिनी। ठीक है, तो ये क्या है, नर जनन अंग है। ठीक है, ये नर जनन अंग है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आया होगा। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे। बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ जो आपके लिए हमने सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं दोनों क्वेश्चन, थोड़ा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मानव भ्रूण किससे पोषण प्राप्त करता है। पोषण प्राप्त करने के लिए मानव भ्रूण में कौन जिम्मेदार है, किससे मिलता है पोषण। ऑप्शन देखिएगा, अंडाशय से, प्लेसेंटा से, वृक्क से और फैलोपियन नलिका से। तो आप जैसा कि जानते हैं अंडाशय से दोस्तों क्या होता है, ओवरी से क्या होता है, अंडाणुओं का एक तरह से निर्माण होता है, एग सेल्स का निर्माण होता है। तो इससे तो होगा नहीं। प्लेसेंटा की बात करें तो आपने देखा था कि जो मां का गर्भ होता है या कह दे यूट्रस होता है, उसमें पल रहे बच्चे का जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उनके, यानी कि जो पाउच है उसके थ्रू होकर के क्या करता है बच्चा, एक पर्टिकुलर पॉइंट से अटैच्ड हो जाता है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से, उसे हम प्लेसेंटा नाम देते हैं, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। यही सही है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों वृक्क की, किडनी की, तो आप जानते हैं यह एक्सक्रीटरी ऑर्गन है मेरे बच्चों। और वहीं फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब ओवरी में आपने देखा था, इस हिस्से को फैलोपियन ट्यूब नाम देते थे। और इसमें क्या होता था, फर्टिलाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ है वह कंप्लीट होती थी। तो उम्मीद है यहाँ तक दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होगी। देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो क्वेश्चंस आप पूछें मेरे बच्चों। कौन सा परागकोश में पाया जाता है, परागकोश में कौन सा पाया जाता है, यहां देखिएगा, बाह्यदल, अंडाशय, परागकण या बीजांड। तो आपने देखा था जो पुष्पीय पौधे होते थे उनके सेक्शन में ये 4 चैम्बर की कंडीशन होती थी, इसी होते थे, स्पोर भरे होते थे। ठीक है, तो परागकण इन्हीं को कहते थे, पॉलन ग्रेन या स्पोर जो था इसमें भरा हुआ। तो कह रहा पराग कोश में पाया जाता है, तो पराग कोश में क्या मेरे दोस्तों पाया जाता है, परागकण पाया जाता है, आप जानते हैं, आपको बताया गया है। वहीं बाह्यदल नहीं है मेरे बच्चों, अंडाशय भी नहीं है और बीजांड भी नहीं है। ठीक है,
तो इस तरह से आप देखेंगे यह जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको पॉलन ग्रेन की बात होगी। थोड़ा सा यहां और समझ लीजिएगा, जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ऐसा होता है, इस हिस्से को नाम क्या देते हैं? एंथर कहते हैं, जिसे हिंदी में आप परागकोश कहते हैं। यह हिस्सा फिलामेंट है, जिसे आप तंतु कह सकते हैं। में भी मेन हिस्सा यही है मेरे बच्चों, और इसी का सेक्शन काटने के बाद इस तरह के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। जिसमें ये 4 चैम्बर होंगे, ठीक है। इन चारों चैम्बर में ये जो दानेदार संरचना भरी हुई है, इसी को हम कहते हैं क्या? पराग कण, पॉलन ग्रेन। यहां तक क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हैं भाई, देखिएगा। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर का क्वेश्चन हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है, उसमें ध्यान देना है आपको। कह रहा है निषेचन के पश्चात कौन फल में परिवर्तित होता है? यानी निषेचन के बाद फल किससे बन जाता है? तो थोड़ा सा ये अच्छा प्रश्न है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। ये ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में उठते हैं, और 2018 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह आपके पूछा भी गया है। तो पूछ रहा है कि निषेचन के बाद यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिल जाते हैं तो उसी को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो उसके बाद फल में बदलने की जो घटना होती है या फल में जो बदलाव होता है वह किसमें होता है? बाह्यदल में, पुंकेसर में, अंडाशय में या आफरा। तो मेरे बच्चों जब यहां आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज स्पेशल मिल जाएगी। क्या? यहां मेल फीमेल गैमेट आपस पे मिले, फ्यूजन हुआ, इसी को कह दिए क्या? निषेचन। और यही मेरे बच्चों जो निषेचन है उसके बाद जो है फल बनने की प्रोसेस आगे बढ़ती है, एम्ब्रियो बनने की बात आगे आती है। तो पूछ रहा है फल कौन बनाता है मैच्योरिटी के बाद? तो मेरे बच्चों अंडाशय मैच्योरिटी के बाद क्या करता है? फल का निर्माण करता है। तो यहां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आपका अंडाशय। याद रखेंगे ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। वाहदल, पुंकेसर, अपरा इनकी बात नहीं है, सिर्फ किसकी है? अंडाशय की। ऑप्शन सी यहां क्वेश्चन में सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, पराग नलिका में नर युग्मकों की संख्या होती है। ठीक है, पराग नलिका में नर युग्मकों की संख्या होती है। तो यहां देख लीजिएगा, ये स्ट्रक्चर आपने देखा था, बात आई थी पराग कण की
तो परागकण यहां ग्रो अप करता है और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऐसा बनाता है। जब इसमें से देखेंगे तो दो न्यूक्लियाई इसमें आपको दिखाई देंगे दोस्तों, एक आगे होगा एक पीछे होगा। एक को आप नर केंद्रक नाम दे सकते हैं, दूसरे को नाम आप कायिक केंद्रक कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक को आप कहते हैं रिप्रोडक्टिव नर केंद्रक, या इसी को क्या जनन केंद्रक भी कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस, और दूसरे का कायिक या वेजिटेटिव न्यूक्लियस नाम देते हैं। अब ये दोनों में से आपसे पूछ क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यहां पराग नलिका में नर युग्मकों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों यही जो न्यूक्लियाई है आगे चल करके दो में बट जाता है, जो कि जिनमें से कि एक यहां फ्यूज होता है, दूसरा यहां फ्यूज होता है, और दो बार फ्यूजन के बेसिस पे इसको क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जिसे हिंदी में द्विनिषेचन कह सकते हैं मेरे बच्चों। दो बार फर्टिलाइजेशन के नाते इससे भ्रूणपोष बनता है और इससे क्या होता है, एग सेल से एम्ब्रियो बनता है। तो इस तरह से यही न्यूक्लियाई दो में बट करके यहां दो से फ्यूज करता है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्या दो जो है इसमें युग्मकों की संख्या होती है। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चों, अगला जो प्रश्न है, पुष्प के कितने भाग हैं। तो आपको बताया गया था कौन कौन सा, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनेसियम। ये चार हिस्से होते हैं किसी भी पुष्प के। इसे आप कहते हैं बाह्य दल, इसे कहते हैं क्या, दल चक्र, एंड्रोसियम क्या है, नर जनन अंग के बेसिस पे आप जानते हैं, और गाइनेसियम क्या है, मादा जनन अंग के बेसिस पे आप जानते हैं, या मादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में आप जानते हैं। तो ये चार जो है हिस्से पुष्प या फ्लावर में होते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कितने भाग होते हैं मेरे बच्चों। तो आप देखेंगे कितने ऑप्शन हैं, ऑप्शन 4 दिए गए हैं, जिनमें से कि बी ऑप्शन जो है उसी में उत्तर आपको बता रहा है कि 4 जो है भाग पुष्प के होते हैं। यही दो है दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ध्यान से देखें। पूछा है म्यूकर में अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है, आपने देखा था। अब इसमें पूछ रहा है म्यूकर में अलैंगिक जनन। म्यूकर क्या है मेरे दोस्तों, एक कवक है या फंजाई है। कवक या फंजाई है म्यूकर। तो म्यूकर में अलैंगिक जनन की हम बात करें तो यहां देखेंगे खंडन के द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा होता है, या बीजाणु निर्माण के द्वारा होता है। यह प्रश्न आपके सामने है।
अलैंगिक जनन की अगर आप बात करें तो अभी आपने चर्चा किया था, अलैंगिक जनन से बस इतना सा मतलब है क्या, कि इसमें गैमीट नहीं बनेगा और ना ही कोई जनन अंग पाया जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे म्यूकर में अलैंगिक जनन की अगर आप बात करें तो उसके लिए अभी थोड़ी देर पहले आपने मुकुलन पढ़ा था, जिसे आप इंग्लिश में बडिंग भी कह सकते हैं। तो मेरे बच्चों, मुकुलन या बडिंग ही क्या है, इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 में जो आंसर होगा वो मुकुलन होगा। यह पोर्शन आपको यहां क्लियर करके रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 26, कायिक जनन किसके द्वारा होता है? आपने नाम सुना होगा, कायिक जनन, और कायिक को कहीं कहीं आपने काया सुना होगा, और काया यानी होता क्या है मेरे बच्चों? शरीर होता है। क्लियर है? तो कायिक जनन से क्या मतलब है? कायिक जनन से मतलब है मेरे बच्चों, अगर शरीर के किसी भी हिस्से से जीव का निर्माण हो जाए, नया जीव बन जाए, ऑफ स्प्रिंग बन जाए, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? कायिक जनन के नाम से हम नाम देंगे। तो यहाँ कायिक जनन बात आपके सामने आएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कायिक जनन ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पत्तियां हुई, जड़ हुई, तना हुई, किसी भी हिस्से से नए पौधों का निर्माण हो जाएगा, और नए पौधों को निर्माण होने के लिए उनके शरीर का कोई हिस्सा ही जिम्मेदार होगा कायिक जनन में। ऐसी किसी सीड या किसी और चीज की आवश्यकता इस तरह के जनन में नहीं होती है, इसी वजह से इसको कायिक जनन कहते हैं। तो मेरे बच्चों, आपको उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। कायिक जनन में जड़ों के द्वारा, तनों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, किसी के द्वारा भी संभव है। शरीर का कोई भी हिस्सा पौधा बनाने में अगर सक्षम है तो उनसे बनने वाला जो पौधा होगा वह कायिक जनन के फल स्वरूप बनने वाला पौधा कहलाएगा। यहां तक उम्मीद है आपका को क्लियर होगा। कोई दिक्कत हो तो बताएं। आगे बढ़ें बच्चों। अगला जो क्वेश्चन आपके लिए हमने सेलेक्ट किया है वो आपके सामने है, दिया है 30 नंबर में, नलबंदी का नियंत्रण की जो शल्य क्रिया विधि है, यानी नलबंदी का मतलब होता है क्या? शुक्राणु को रोक देना, बंद कर देना, उनको बनने से ही अवॉइड कर देना या अलग कर देना। अब इसमें शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से नलबंदी यानी जो नर जनन के लिए जिम्मेदार है गैमीट, नर युग्मक है, इसे कह सकते हैं आप शुक्राणु, उसके जो बनने की प्रोसेस है उसको कहीं न कहीं रोका जाता है। तो यहां शल्य चिकित्सा के थ्रू नलबंदी के बारे में पूछ रहा है। आप देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न। नलबंदी जन्म नियंत्रण की शल्य क्रिया विधि की जाती है। किसमें की जाती? मादाओं में, नरों में, नर तथा मादाओं दोनों में, ना नर में ना मादाओं। तो मेरे बच्चों, आप जानते हैं जब शुक्राणु है तो किसकी बात है? जी हाँ, शुक्राणु है तो किसकी बात है? नर की बात है, मेल में है। तो मेल में शुक्राणु बनता है, तो उनमें अगर शल्य चिकित्सा की जाती है तो उसे नलबंदी कहते हैं। याद रखेंगे।
नलबंदी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा यौन संचरित रोग है, यानी रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से एक जगह से दूसरी जगह संचारित होने वाला, इसमें से कौन सा रोग है या बीमारी है? तो मेरे बच्चों यहां देखिए क्या दिया गया है, गोनोरिया, सिफाइलिस, एचआईवी या एड्स। एचआईवी यानी ह्यूमन एम्यूनो वायरसेस, कभी कभी फुल फॉर्म पूछा गया है, ह्यूमन एम्यूनो वायरसेस। दूसरा एड्स का एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये जो तीनों बीमारियां दी गई हैं, चाहे वो गोनोरिया हो, या सिफिलिस हो, एचआईवी या एड्स हो, ये तीनों जो बीमारियां हैं यह क्या हैं, यौन संचरित, यौन क्रिया के फलस्वरूप या कह दें जनन प्रक्रिया के फलस्वरूप एक जीव से दूसरे जीव पे ट्रांसफर हो जाती हैं। तो जो यौन संचारित रोग हैं, यह तीनों रोग क्या हैं, यौन संचारित है। जिसमें से मेरे बच्चों अगर हम बात करें एड्स की, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि एचआईवी वायरस यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरसेस के द्वारा होता है, यानी ये वायरस इस बीमारी के लिए जिम्मेदार होता है और सबसे खतरनाक है क्योंकि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं संभव है, इसका सिर्फ बचाव है, इलाज नहीं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे बचाव के लिए जो ब्लड है, अगर ट्रांसफर आप कर रहे हैं तो उसमें जांच होनी चाहिए। किसी के द्वारा यूज किया हुआ आप देखेंगे सिरिंज आदि हुआ, उसका उपयोग दूसरा डॉक्टर अगर आपके लिए भी कर देता है तो ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। सेब आप बनवा रहे हैं, उस दौरान ब्लेड चेंज होना चाहिए, या किसी का कटा पिटा हो वही ब्लेड फिर आपको यूज कर दे और उसको हुआ है तो आपको हो जाएगा, इस वजह से ऐसी सावधानियां रखनी है। साथ ही साथ सेक्सुअल बिहेवियर, असुरक्षित यौन संबंध जिसे आप कहते हैं, वह नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्वस्थ संबंध किसी एक व्यक्ति के साथ है तो समस्या कम हो जाएगी, नहीं होगा आपको इस तरह से भ्रामक बीमारियां, ऐसी डेंजरस बीमारियां, अन्यथा आपको इस तरह की बीमारियां परेशान कर सकती। यहां तक क्लियर है? तो वहां देखेंगे दोस्तों असुरक्षित यौन संबंध में आपको जो मेल हैं और फीमेल हैं उन दोनों को कॉन्डोम की बात की जाती है, जो सबसे सुरक्षित माना जाता है। अगर ऐसी कोई प्रक्रिया या प्रोसेसिंग आपके साथ हो रही है तो आप सुरक्षा या यौन सुरक्षा कह सकते हैं, जरूर अपनाएं। बाकी इसमें आप देखेंगे कि ये खतरनाक है, यह हो जाने के बाद आपका इम्यून सिस्टम ही समाप्त हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे एक साथ कई बीमारियां हो जाती हैं और आप पूरी तरह से लाइलाज होने लगते हैं। तो इस तरह से मेरे बच्चों यह एमसीक्यू का एक अच्छा सेक्शन आपके सामने क्लास 10th के लिए आप जानते हैं। इसको अच्छे से स्टडी करें, रिवाइज करें। क्वेश्चंस कोई नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस पूछें। आगे जो कुछ भी होगा हम आप इसमें डिस्कस करते रहेंगे, इसमें चर्चाएं आपसे होंगी। बढ़े हम आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें।